कुछ कहानियां वक्त की तरह वक्त के साथ साथ पुरानी होती जाती हैं, मगर ये कहानी है वक्त से परे की। क्या हो अगर किसी दिन आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाए, आप हमेशा जवान रहने लगे और अगले कई सालों तक आपके चेहरे पर बुढ़ापे का एक निशान तक ना आए। सुनने में ये बातें आपको किसी करिश्मे जैसी लग रही होंगी, पर क्या करिश्मे सच में होते हैं? भाई मेरे हिसाब से तो होते हैं। देखिए, जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में जहां करोड़ों मील दूर तक भी जीवन का कोई नामो निशान नहीं है, वहीं हमारे इस ग्रह पृथ्वी पर जीवन का होना अपने आप में कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा ही तो है। और आप, मैं, हम सब हैं उसी करिश्मे के छोटे छोटे हिस्से। मगर कई बार ये कुदरत हम में से किसी एक पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो जाती है। जैसे इस लड़की को ही देख लीजिए। कुदरत की एक मेहरबानी की बदौलत पिछले 60 सालों से इस लड़की की खूबसूरती और जवानी ज्यों की त्यों बरकरार है। लेकिन वो ऐसी कौन सी मेहरबानी थी कुदरत की जिससे ये लड़की हमेशा जवान रहने लगी? जानना चाहेंगे? तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस लड़की की करिश्माई दुनिया में। साल 1908 की पहली जनवरी की उस रात ठीक 12:01 पर सैन फ्रांसिस्को के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में उस साल के पहले बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया एडलाइन मैरी बोमन। जी हां, आप ही हैं हमारी इस कहानी की मेन कैरेक्टर, एडलाइन उर्फ डेला। समय का पहिया घूमा और छोटी छोटी खुशियों को भी भरपूर जीने वाली एडलाइन 21 साल की कब हो गई पता ही नहीं चला। साल 1929 में 16 जून की उस दोपहर जब एडलाइन अपनी मां के साथ गोल्डन गेट ब्रिज जैसी नायाब बनावट को निहारने पहुंची, तो वहां ब्रिज का काम संभाल रहे क्लारेंस नाम के एक इंजीनियर से एडलाइन को पहली नजर वाला प्यार हो गया। अजी होना ही था। उस दिन हवा ही कुछ ऐसी चल रही थी। बस फिर क्या था, दोनों परिवारों की रजामंदी से 3 महीने में ही एडलाइन और क्लारेंस की शादी हो गई। समय का पहिया फिर घूमा और शादी के 3 साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम एडलाइन की दादी के नाम पर रखा गया, फ्लेमिंग। अगले कुछ सालों तक सब कुछ सही चलता रहा, मगर 17 फरवरी 1937 के दिन गोल्डन गेट ब्रिज पर हुए एक हादसे में 8 मजदूरों और 2 इंजीनियर्स की जान चली गई। जान गंवाने वाले इन 10 लोगों में से एक नाम एडलाइन के पति क्लारेंस का भी था। किसी अपने के गुजर जाने का दुख क्या होता है, ये उस दिन एडलाइन ने पहली बार महसूस किया था। मगर पति की मौत के लगभग 10 महीने बाद एडलाइन की जिंदगी में एक अजीबोगरीब शाम आई। अमूमन इस इलाके में कभी बर्फ नहीं पड़ती थी, लेकिन उस शाम जब वो अपनी 5 साल की बेटी फ्लेमिंग को लेने अपने माँ बाप के घर जा रही थी, तब कुदरत ने अपना रंग बदला। वहां बर्फ पड़ने लगी। आसमान से गिरती बर्फ और गहराती शाम ने मिलकर एडलाइन के हाथों से गाड़ी का कंट्रोल छीन लिया। जब तक एडलाइन गाड़ी संभाल पाती तब तक देर हो चुकी थी। अगले कुछ ही पलों में उसकी गाड़ी कई बार पलटने के बाद सड़क से काफी नीचे बने पानी से भरे एक तालाब में जा गिरी। इस हादसे ने एडलाइन की जान ले ली। एक ही पल में सब खत्म हो गया। लेकिन तभी आसमानी बिजली की एक कड़कड़ाती लपट सीधे तालाब में पड़ी एडलाइन की गाड़ी पर आ गिरी। बिजली की इस लपट ने तालाब के पानी में जो करंट पैदा किया, उसने एडलाइन का दिल फिर से धड़का दिया और देखते ही देखते एडलाइन उस तालाब से जिंदा बाहर निकल आई। इस हादसे में एडलाइन की जान तो बच गई, लेकिन इसके बाद उसकी उम्र फिर कभी एक पल भी आगे नहीं बढ़ी। गुजरते वक्त के साथ फ्लेमिंग तो बड़ी हुई, मगर एडलाइन वैसी की वैसी ही रही, बल्कि उसकी रुकी हुई उम्र तो उसके लिए वरदान साबित होने लगी। अपनी उम्र की औरतों से ज्यादा जवान और अपनी बेटी फ्लेमिंग की हम उम्र दिखने की वजह से आए दिन उसे अपनी खूबसूरती को लेकर तारीफें सुनने को मिलने लगी। अब अपनी खूबसूरती की तारीफें सुनना भला किसे अच्छा नहीं लगता, मगर यकीन मानिए जरूरत से ज्यादा चीनी भी इंसान को परेशान ही करती है। इसलिए भोली भाली एडलाइन ने तारीफों से बचने के लिए साल 1953 में शहर की भीड़ भाड़ से दूर आकर रहना शुरू कर दिया। लेकिन यहां वो सारी तारीफें एक अनसुलझे सवाल की शक्ल में उसके सामने उस वक्त आन खड़ी हुई जब अपने ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से 45 साल की हो चुकी एडलाइन की उम्र पर एक पुलिस वाले को शक हो गया और उसने उससे पुलिस स्टेशन आकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर अपना लाइसेंस ले जाने की बात कह दी। उस पल एडलाइन के मन में अपनी उम्र को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए, जिनके जवाब खोजना अब उसे जरूरी लगने लगा था। इसलिए वो फिर से सैन फ्रांसिस्को लौट आई।
और वहां के स्कूल ऑफ मेडिसिन में ये सोचकर क्लर्क का काम करने लगी कि वहां मौजूद किताबों में उसे अपने सवालों का कोई ना कोई जवाब तो मिल ही जाएगा। लेकिन 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे उन किताबों से कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र ना बढ़ने का मिला वरदान अब एडलाइन के लिए एक कड़वा सच बनने लगा था, जिसे दुनिया से छुपा कर रख पाना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। और फिर हुआ यूं कि बरसात की एक भीगी शाम में एक नई मुश्किल ने पीछे से आकर उसे आवाज लगा दी। वक्त के साथ चलते चलते उसका सच पहुंच चुका था FBI तक, और FBI वाले आ पहुंचे थे स्कूल ऑफ मेडिसिन तक, एडलाइन को हर हाल में अपने साथ ले जाने के लिए। उस रात शायद उसे किसी रिसर्च सेंटर ले जाया जाना था, लेकिन हमेशा से एक खुशनुमा जिंदगी का ख्वाब लेकर चलने वाली एडलाइन किसी भी हाल में खुद को किसी रिसर्च का सामान बनते नहीं देखना चाहती थी। इसलिए मौका मिलते ही वो FBI के चंगुल से भाग निकली। उस रात भरी बरसात में सड़कों पर भागती उस लड़की को दोबारा पकड़े जाने के डर में और कुछ ना सूझा, और वो उस वक्त अपना घर, अपने रिश्ते और अपनी पहचान को पीछे छोड़ वहां से बहुत दूर किसी ऐसी जगह चले जाने का फैसला कर बैठी जहां उसे कोई ना जानता हो। आज उसे अपने घर से निकले 60 साल हो चुके हैं, लेकिन वो दिन और आज का दिन एडलाइन ने अपने सच का जिक्र फिर कभी किसी से नहीं किया, बल्कि अपना सब कुछ पीछे छोड़ एक तन्हा सफर पर निकली एडलाइन अब हर 10 साल बाद अपने लिए एक नई जगह, नया नाम और नई पहचान चुनती आ रही है। और आज वो यहाँ इस लड़के से सूजन फ्लैशर नाम से बनाने के लिए दिए गए अपने झूठे डॉक्यूमेंट लेने ही आई है। हालांकि ये लड़का भी इसे एडलाइन के नाम से नहीं बल्कि जेनिफर लार्सन के नाम से जानता है। अजी ये लड़का ही क्या, बल्कि पिछले 10 सालों से इस सैन फ्रांसिस्को में एडलाइन ने अपनी पहचान जेनिफर उर्फ जेनी के नाम से ही बना रखी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस पूरे शहर में ऐसा कोई भी नहीं जो घर पर एडलाइन का इंतजार कर रहा हो, सिवाय उसके पेट डॉग रीस के। एक हंसती खेलती लड़की का सालों पहले लिया गया एक फैसला उसकी दुनिया इतनी तन्हा कर देगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आने वाली मार्च तक एडलाइन इस घर और इस शहर को भी हमेशा के लिए छोड़कर दूर किसी फार्म हाउस में रहने चली जाएगी। देखिए, है ना कितनी अजीब बात कि कैसे एक इंसान की जिंदगी उसकी उम्र और दुनिया को पीछे छोड़ बिना रुके लगातार भागती चली आ रही है। और इस बार इस भागम भाग में खुद को बिजी रखने के लिए एडलाइन ने इस शहर की एक जानी मानी लाइब्रेरी में नौकरी पकड़ रखी है। ना कोई जानने वाला, ना कोई पूछने वाला, बस घर से लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से घर, यही जिंदगी है एडलाइन की। लेकिन आज कुछ अलग है। आज उसे कहीं से न्यू ईयर ईव की एक पार्टी का इनविटेशन आया है। रेगन, अमेंडा की एक पुरानी सहेली। दरअसल रेगन देख नहीं सकती और ये एडलाइन को तब से जानती है जब एडलाइन ने अपनी पहचान कभी अमेंडा नाम से बना रखी थी। दोनों पुरानी सहेलियां हैं, इसलिए आज रेगन ने अमेंडा को न्यू ईयर ईव की पार्टी पर मिलने बुलाया है। अब जिंदगी जीने के लिए दोस्तों से मिलना भी तो जरूरी है, इसलिए एडलाइन इस पार्टी में पक्का जाने वाली है। एक अरसे बाद मिली दोनों सहेलियां मिलते ही अपनी बातों में ऐसे खो गईं कि क्या कहें। लेकिन एक बात दोनों में अलग थी। खुद को आज भी जवान समझने वाली रेगन जहां उस शाम अपने लिए सच्चे प्यार की दुआएं मांग रही थी, वहीं एडलाइन प्यार करने की भूल अब कभी दोहराना ही नहीं चाहती थी। लेकिन तभी पार्टी हॉल में पहुंचे एक नौजवान की नजरें एडलाइन से और एडलाइन की नजरें उस नौजवान से ऐसे जा लड़ी कि लगा जैसे सब कुछ समय के पार पहुंच गया हो और नजरों की वो लड़ाई अब कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या बताएं, तभी एक दीदी ने बीच में आकर सारी लड़ाई बिगाड़ दी। खैर, दुनिया में कुछ और हो ना हो, पर नया साल चढ़ते ही जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए एडलाइन को उसकी बेटी फ्लेमिंग का फोन आना लाजमी था। हर साल की तरह इस साल भी फ्लेमिंग ने सुबह अपनी मां से मिलने आने का वादा किया है। इस दुनिया में सिर्फ एक फ्लेमिंग ही है जो एडलाइन का झूठ और सच दोनों जानती है। लेकिन कुछ लोगों को आपके झूठ और सच की पड़ी ही नहीं होती। वो तो बस भंवरे की तरह आते हैं, आपके साथ वक्त बिताते हैं और चले जाते हैं, जैसे कि ये जनाब। मगर इन्हें क्या पता कि आते जाते भंवरे तो एडलाइन के मन को आज तक कभी भाए ही नहीं। इसलिए ऐसे भंवरों की नजरों से बचने के लिए वो न्यू ईयर पार्टी से जाना ही बेहतर समझती है। रेगन को अलविदा कहकर एडलाइन अभी लिफ्ट तक ही पहुंची थी कि तभी एक और भंवरा उड़ता हुआ अचानक से सीधा लिफ्ट से आ टकराया। मजे की बात देखिए, ये वही नौजवान था जिससे एडलाइन की नजरें जा लड़ी थी। वाह, क्या शानदार लड़ाई थी। अब हुआ यूं
कि नीचे जाते लिफ्ट में लच्छेदार बातें करते एलिस नाम के उस लड़के के पूछने पर एडलाइन ने उसे अपना नाम जेनी बताया और जेनी नाम सुनते ही एलिस के मुंह से निकल गई शायरी। अब शायरी इतनी वाहियात थी कि शायरी को सुन जेनी खिलखिला उठी। लेकिन ये क्या, एलिस नाम के इस भंवरे से मिलकर बरसों बाद कोई अरमान जेनी के मन में एक बार फिर अंगड़ाई लेने लगा था। मगर अपने अरमानों को काबू करना और भंवरों से पीछा छुड़वाना हमारी खुशमिजाज जेनी को बखूबी आता था। उस रात भी उसने वही किया। अगली सुबह एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रही एडलाइन का चेहरा उस पल चमक उठा जब उसने 80-82 साल की एक बुजुर्ग महिला को रेस्टोरेंट में दाखिल होते देखा। जी हाँ, ये बुजुर्ग महिला और कोई नहीं बल्कि एडलाइन की बेटी फ्लेमिंग है, जो वादे के मुताबिक आज अपनी मां के 107वें जन्मदिन पर उससे मिलने आई है। बढ़ती उम्र ने फ्लेमिंग के शरीर को कमजोर और बीमार बना दिया है, मगर फिर भी वो डॉक्टर के बताए खान पान के परहेज को नजरअंदाज करने से बाज नहीं आती। पर अब कर भी क्या सकते हैं बताओ, इतनी बड़ी बेटी को मां डांट भी तो नहीं सकती। खैर, जिंदगी आगे बढ़ी और एक दिन एडलाइन को लिफ्ट में मिला एलिस नाम का वो भंवरा उसी लाइब्रेरी में आ पहुंचा जहां एडलाइन काम करती थी। दरअसल एलिस इस लाइब्रेरी को कुछ बेहतरीन और कीमती किताबें डोनेट करना चाहता था, पर उसने इस लाइब्रेरी को इसलिए भी चुना था क्योंकि वो ये बात पहले से जान चुका था कि जेनी इसी लाइब्रेरी में काम करती है। लेकिन भंवरे की हिम्मत देखिए, वो जेनी को तोहफे में देने के लिए अपनी कुछ खास किताबें भी साथ लाया था और उसने वो किताबें फूल कहकर जेनी को गिफ्ट भी कर दी। तोहफे में इतनी प्यारी किताबें पाकर जेनी के चेहरे पर जो खुशी आई, वो खुशी एलिस का हौसला बढ़ा गई और वो जेनी से लाइब्रेरी के बिहाफ पर डोनेशन एक्सेप्ट करने और साथ फोटो खिंचवाने की गुजारिश कर बैठा। मगर एडलाइन ने फोटो खिंचवाने से साफ इनकार कर दिया, जिसे सुनकर एलिस को बुरा लगा और उसने भी डोनेशन देने से मना कर दिया। लेकिन एडलाइन के उस इनकार के पीछे एक बेबसी थी जो एलिस की नजरों से छुप नहीं पाई। तब उसने जेनी से फोटो खिंचवाने की बजाय उसके साथ एक दिन कहीं बाहर घूमने चलने की गुजारिश की। अब जेनी को लगा कि जैसे किताबों की डोनेशन का सारा दारोमदार उसकी हाँ या ना पर आकर टिक गया है। तो उस वक्त कश्मकश में फंसी जेनी ने ना चाहते हुए भी एलिस को हाँ कह दी। इकरार के मुताबिक अगले दिन जेनी को एलिस के साथ घूमने जाना पड़ा, जहां जेनी को अच्छे से जानने और समझने की चाहत रखने वाला एलिस उसे उस जगह, अपने काम और खुद अपने बारे में बहुत कुछ बताने के बाद जेनी से उसकी जिंदगी के बारे में सवाल पूछ बैठा, जिसके जवाब के पीछे उसे एक बार फिर वैसी ही बेबसी नजर आई जैसी उसे फोटो वाली बात पर लाइब्रेरी में नजर आई थी। एडलाइन के मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितनी अनकही बातें थीं, ये सिर्फ वही जानती थी। लेकिन एलिस किसी झूठी उम्मीद में न रहे, इसलिए उस वक्त उसने एलिस को यह जरूर बता दिया कि वो जल्द ही इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली है। एडलाइन ने बरसों से खुद को पाबंदियों के जिस मजबूत कवच में जकड़ रखा था, उसे भेदना किसी भी शूरवीर के लिए आसान नहीं था। मगर एलिस भी हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए उस दिन की मुलाकात खत्म होने से पहले ही उसने जेनी को अपनी नटखट बातों में उलझाकर उससे शहर छोड़ने से पहले पहले एक और मुलाकात की हामी भरवा ली। बेशक उस दिन वो जेनी को ज्यादा जान नहीं पाया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को जेनी के करीब महसूस करने लगा था। अगली मुलाकात एलिस के घर पर रखी गई थी। चूंकि पिछली 3 मुलाकातों में एडलाइन को भी एलिस थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था, इसलिए इस मुलाकात की खुशी सिर्फ एलिस ही नहीं बल्कि एडलाइन के चेहरे पर भी साफ नजर आ रही थी। अब देखा जाए तो ये मुलाकात पिछली सारी मुलाकातों से अलग थी, क्योंकि इस बार एलिस मेजबान था और जेनी थी उसकी मेहमान। जल्द ही मेजबान ने खाना परोसा और जैसे ही खाने का पहला निवाला मेहमान के गले से नीचे उतरा, ऐसा लगा मानो पुरानी एडलाइन लौट आई हो। क्या नजारा था। हर बार की तरह उस शाम भी जेनी को बताने के लिए एलिस के पास ढेर सारी बातें थी। उसने जेनी को अपने परिवार के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके डैड एक एस्ट्रोनॉमर हैं जो पिछले कई सालों से किसी कॉमेट के आने का इंतजार कर रहे हैं। उसने ये भी बताया कि कैसे एक दिन सीढ़ियों पर बैठकर किताब पढ़ रही एक लड़की को देखकर उसे ये एहसास हुआ था कि कभी ना कभी वो इस लड़की से दोबारा जरूर मिलेगा, और आज वो लड़की उसके सामने बैठी है। उस रात एलिस जेनी से जी भरकर बातें कर लेना चाहता था। जेनी फिर से उसके किसी सवाल का जवाब देने में बेबस ना दिखे, इसलिए उसने अपने सारे सवाल अपने अंदर ही रोक कर रख लिए थे। उस रात एलिस के पास जेनी से पूछने के लिए कोई सवाल नहीं था, पर जेनी ना चाहते हुए भी अपनी जबान पर अपने जहन में दबे एक भारी सवाल को खींच लाई थी, जिसका जवाब मुश्किल था। मगर अगले ही पल
एलिस के जवाब के साथ आया एक खूबसूरत लम्हा उस भारी सवाल को थामे बैठी एडलाइन को पानी पर तैरते किसी पत्ते की तरह अपने साथ बहाता ले गया। अगली सुबह एडलाइन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो बीती रात उसे जिंदगी जीने की कोई वजह मिल गई हो और आज वो फिर से जिंदगी जीने निकली हो। दरअसल ये एहसास उसे एक बार पहले भी हुआ था, जब उसे एक लड़के से प्यार हो गया था। उस दिन भी उसकी टैक्सी इसी जगह आकर रुकी थी और पास वाले पार्क की एक बेंच पर बैठा वो लड़का हाथ में अंगूठी लिए उसका इंतजार कर रहा था। मगर अपने किसी डर की वजह से उस दिन उसने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। पर इस बार वो अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ जाएगी, अपनी जिंदगी के उस सफर पर जहां उसे फूल खिलते नजर आने लगे हैं। लेकिन उस शाम घर पहुंची एडलाइन को रीस बीमार हालत में फर्श पर लेटा मिला। वो हाथों हाथ उसे हॉस्पिटल ले गई और वहां वही हुआ जिसका उसे डर था। उस दिन एक बार फिर वो किसी अपने को खो बैठी थी और अब घर पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं बचा था। उसे डर प्यार से नहीं बल्कि प्यार को बार बार खो देने से लगने लगा था। अपनी उम्र न बढ़ने की वजह से हर बार वो उनमें से किसी न किसी को खो बैठती थी जिनसे वो प्यार करती थी। इस बक्से में एडलाइन ने उन सब की तस्वीरें और निशानियां संभाल रखी थीं जो कभी एडलाइन की दुनिया का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अब वो सारे सिर्फ उसकी यादें बनकर रह गए थे। अपनों को खोने का डर और दर्द सहती आ रही एडलाइन की उस दिन बस हो गई और उस कमजोर लम्हे में उसने ये फैसला कर लिया कि अब से वो किसी को भी अपना बनाएगी ही नहीं। उस दिन अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने एलिस और उसकी दी किताबों को अच्छी यादें समझकर अपनी बाकी यादों के साथ अपने यादों के बक्से में बंद कर दिया। कई दिनों से दर्द में डूबी एडलाइन जब एक शाम अपने घर से निकली तो घर के पास ही उसे एलिस मिल गया। एलिस जेनी के लिए फिक्रमंद था, बस इसीलिए मुंह उठाकर चला आया था। लेकिन जेनी को जैसे ही पता लगा कि एलिस ने उसके घर का पता लाइब्रेरी से निकलवाया है तो उसने उस बात का बतंगड़ बनाकर एलिस को साफ शब्दों में समझा दिया कि वो सच में शहर छोड़कर जा रही है, इसलिए अब वो उससे कोई उम्मीद ना रखे। देखिए कितना अजीब होता है ना इंसान, बार बार दिल टूटने के डर से तंग आकर खुद अपने ही हाथों अपना ही दिल तोड़ बैठता है और फिर उसे छुपाता भी फिरता है। मगर जाने से पहले पैकिंग में अपनी माँ का हाथ बंटाने आई फ्लेमिंग की आंखों से उसकी माँ का वो टूटा हुआ दिल छुप नहीं पाया, जिसे देख फ्लेमिंग ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि बस अब और नहीं भागना। वो लोग जो कभी उसे ढूंढ भी रहे थे वो कब की दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए अब उसे रुक जाना चाहिए और अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ लेना चाहिए। इतना सुनते ही वो एडलाइन जो एलिस के साथ फिर से जी उठी थी उसके मुंह से एलिस का जिक्र निकल आया। एलिस के बारे में जानने के बाद फ्लेमिंग ने उसे एलिस से फिर से बात करने और सारे डर पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने का हौसला दे दिया। फ्लेमिंग की हौसला अफजाई की बदौलत एडलाइन उसी शाम एलिस से मिलने पहुंच गई और अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हुए एलिस के सामने उसे घुमाने ले चलने की पेशकश भी रख दी। मजे की बात देखिए कि इश्क का मारा एलिस जल्दी से मान भी गया और वो दोनों एक बार फिर निकल पड़े साथ साथ घूमने के लिए। उस रात एलिस ने जेनी को बताया कि अगले हफ्ते उसके मॉम डैड की 40वीं सालगिरह है और वो चाहता है कि जेनी उसके साथ उसके घर चले, जिसके लिए एडलाइन मान भी गई क्योंकि ये शुरुआत थी एडलाइन की एक नई जिंदगी की। इसलिए अपने सारे डर पीछे छोड़ एडलाइन एक बार फिर निकल पड़ी एलिस के साथ प्यार के एक नए सफर पर। हालांकि एलिस के मॉम डैड की सालगिरह को अभी एक हफ्ता था, मगर एलिस जेनी को अपने घर वालों से मिलवाने के लिए एक हफ्ता पहले ही अपने घर पहुंचने वाला था, जहां उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार भी हो रहा था। लेकिन एलिस के साथ घर पहुंची जेनी पर नजर पड़ते ही एलिस के डैड विलियम के मुंह से निकले एडलाइन नाम के जिक्र ने जेनी को अंदर तक हिला कर रख दिया। तब बात को संभालते हुए एडलाइन ने उन्हें अपना नाम जेनी ही बताया, जिस पर विलियम ने बताया कि जेनी की शक्ल उसकी एक काफी पुरानी दोस्त एडलाइन बोमन से हूबहू मिलती है। तब जेनी ने एक झूठ बोला कि दरअसल एडलाइन उसकी माँ का नाम है। उसके इस झूठ ने विलियम के जज्बात उथल पुथल कर दिए, जिसके बाद वो अपनी और एडलाइन की दोस्ती को लेकर कई बातें बोलता चला गया। ये वो बातें थी जिनके बारे में आज तक उसकी पत्नी तक को नहीं पता था। लेकिन जब विलियम ने जेनी से पूछा कि एडलाइन कैसी है तो उसने एक और झूठ बोला कि एडलाइन को गुजरे तो 6 साल बीत चुके हैं। उस वक्त ऐसे लगा जैसे विलियम के कानों में पड़ी इस बात ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसका ये हाल वहां खड़े किसी भी इंसान की नजरों से छुप नहीं पा रहा था। छुपता भी कैसे? विलियम को एडलाइन से प्यार ही बहुत हो गया था। वो हसीन दोपहर उसके जहन से कभी निकल ही नहीं पाई थी जिस दोपहर वो पहली बार एडलाइन से मिला था। उस दोपहर एक कच्चे रास्ते पर जाते जाते एडलाइन की गाड़ी खराब हो गई थी।
हालांकि वहां से गुजरते विलियम को गाड़ी ठीक करने का कोई खास तजुर्बा तो नहीं था, लेकिन उसने धक्का लगाकर गाड़ी को चलता जरूर कर दिया था। उनकी ये मुलाकात एक दिन प्यार की शक्ल ले लेगी, ये उन्हें खुद नहीं पता था। बीते वक्त की यादों में गोते लगाता विलियम उस रात सो नहीं पाया। वहीं एडलाइन की आंखों से भी नींद उस रात कोसों दूर थी। अगली सुबह जब चाय के टेबल पर सभी इकट्ठे हुए तो विलियम की पत्नी कैथी ने विलियम से पूछ लिया कि वो एडलाइन से आखिर मिला कब था। तो विलियम ने उसे बताया कि एडलाइन से उसकी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो लंदन में मेडिकल साइंस पढ़ रहा था, जिसमें उसका बिल्कुल मन नहीं लगा करता था। तब एडलाइन के हौसला देने पर ही उसने एस्ट्रोनॉमी को चुना था। अब किसी दूसरी औरत के बारे में बात करते हुए अगर पति की आंखों में चमक आ जाए तो उसे भला कोई पत्नी कैसे सहन कर पाएगी। कैथी के साथ भी यही हुआ और वो नाराज होकर अंदर चली गई। क्योंकि विलियम और कैथी की शादी को 40 साल होने को आए थे और इतने सालों में वो दोनों एक दूसरे को काफी समझने भी लगे थे, इसलिए विलियम ने कैथी को जैसे तैसे मना ही लिया। शाम होते होते घर के माहौल में फिर से खुशनुमाई आ गई और जब सभी घर वालों ने साथ बैठकर एक गेम खेलना शुरू किया तो बातों ही बातों में वहां डेला नाम का जिक्र हुआ, जिसे सुनकर एडलाइन को बड़ी हैरानी हुई। तब एलिस ने उसे कहा कि अरे, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे डैड एक कॉमेट के इंतजार में हैं। उसका ही नाम उन्होंने हमारी एक रिश्तेदार एडल की याद में डेला C1981 रखा है। यह सुनकर एडलाइन का मन भर आया, क्योंकि डेला तो असल में उसी का निकनेम है जो उसने कभी विलियम को बताया था और विलियम उसे आज भी अपनी यादों में जिंदा रखे बैठा है। अगली सुबह वॉक के लिए निकल रही जेनी को अपनी सालगिरह की तैयारियों में लगा विलियम घर के बाहर ही टकरा गया। विलियम अब पूरी तरह से ये मान चुका था कि एलिस के साथ उनके घर रहने आई ये लड़की एडलाइन नहीं बल्कि उसकी बेटी जेनी है। मगर जेनी के हाथ पर दिखे चोट के एक निशान ने उसे फिर से एक गहरी कश्मकश में उलझा दिया। जेनी के वॉक पर निकलते ही वो पागलों की तरह अपने स्टोर रूम की तरफ दौड़ पड़ा। दरअसल विलियम वही शख्स था जो उस दिन पार्क की बेंच पर हाथ में अंगूठी लिए एडलाइन की राह देख रहा था। उसे तो कभी ये तक नहीं पता लग पाया था कि एडलाइन यूं अचानक आखिर कहाँ गायब हो गई। लेकिन आज उसने जेनी के हाथ पर जो निशान देखा, उस निशान को वो अच्छे से पहचानता है। बड़ी बेचैनी से स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहे विलियम के हाथ तभी वो इकलौती तस्वीर आ लगी जो कभी एडलाइन के हाथ पर चोट लगने के कुछ देर बाद ही खींची गई थी। ये वो दौर था जब विलियम मेडिकल साइंस पढ़ रहा था और उस वक्त उसने ही एडलाइन की उस चोट पर स्टिचेस लगाए थे। उस तस्वीर को देखते ही विलियम को यकीन हो गया कि जेनी ही एडलाइन है और वो पहुंच गया एडलाइन के सामने, बरसों से अपने अंदर दबे सवालों के जवाब मांगने। एडलाइन के सामने पहुंचते ही विलियम ने उसके झूठ के सारे पर्दे एक ही पल में तार तार करके रख दिए। तब आखिरकार विलियम को वो सच सुनाई दिया जिससे वो अब तक अनजान था। अपने वरदान की वजह से भागते भागते थक चुकी एडलाइन की बातें सुनकर विलियम को उस पर तरस आने लगा। तब मौके की नजाकत को समझते हुए उसने कहा कि जैसे वो कभी उसे छोड़कर चली गई थी वैसे वो कभी एलिस के साथ ना करे। नेक दिल विलियम ने उसे एलिस की खातिर ही सही मगर रुक जाने की गुजारिश की, मगर सच का सामना करने के बजाय एडलाइन तो बस उससे भागना सीख चुकी थी। इस बार भी उसने वही किया। वो भागती भागती घर पहुंची। उसने फटाफट अपना सामान समेटा, एलिस के लिए एक नोट लिखकर छोड़ा और फौरन वहां से निकल गई। पीछे पीछे घर पहुंचे विलियम ने उसे एलिस की दुहाई देकर फिर से रोकने की कोशिश की, मगर डरी हुई एडलाइन अब कहां रुकने वाली थी। उधर नहाकर निकले एलिस को कमरे में रखा वो नोट मिला जिस पर लिखा था, एलिस मुझे माफ कर देना, मैं ये सब नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें कुछ समझा पाऊंगी। जेनी। नोट पढ़ते ही एलिस हड़बड़ाया हुआ बाहर आया, मगर जेनी तो कब की जा चुकी थी। उसने अंदर आकर अपने डैड से बात की। चूंकि विलियम जानता था कि जैसे बरसों पहले एडलाइन उसे छोड़कर चली गई थी वैसे ही वो आज एलिस को भी छोड़कर जा चुकी है, इसलिए विलियम ने उसे बताया कि जेनी सच में चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। मगर जेनी के प्यार में डूबा एलिस इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए वो निकल पड़ा अपनी जेनी को ढूंढने। डर के समंदर में हर बार और गहरी डूबती जा रही एडलाइन जिंदगी के रास्तों पर बस भागे चली जा रही थी। इस भागम भाग में वो कितना कुछ पीछे छोड़ आई थी ये सिर्फ उसका दिल ही जानता था। बस एक ही चीज ऐसी थी जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था, वो ये कि आखिर रुकना कहाँ है। ना भूतो ना भविष्यति, वर्तमान में। जी हाँ, फैसले सिर्फ वर्तमान में ही तो लिए जा सकते हैं। उस वक्त भागती दौड़ती उस लड़की की जिंदगी में ठीक ऐसा ही वर्तमान का एक पल आया जो उसे एक फैसला लेने की हिम्मत दे गया। उसने उसी वक्त गाड़ी रोककर अपनी बेटी को फोन लगाया और उसने कहा कि बच्चा तुम सही थी, बस अब और नहीं भागना। इस बार एडलाइन एलिस के पास लौटने का फैसला ले चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गाड़ी घुमाई तो दूसरी तरफ से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी सीधा एडलाइन की गाड़ी से आ टकराई।
इस जोरदार टक्कर ने एडलाइन की गाड़ी को उछालकर सड़क से कई मीटर दूर फेंक दिया। उस गाड़ी वाले ने गाड़ी रोककर सड़क के किनारे उल्टी पड़ी एडलाइन की गाड़ी पर एक नजर तो जरूर मारी, लेकिन वो रुका नहीं। इस हादसे में एडलाइन की जान जा चुकी थी। लेकिन तभी उस इलाके में बर्फ पड़ने लगी। सुबह से जैनी की खोज में निकला एलिस भी तब तक उस जगह पहुंच गया जहां जैनी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। जैनी और उसकी गाड़ी पर नजर पड़ते ही वो दौड़कर जैनी के पास पहुंचा और उसने वहां पड़ी जैनी की बॉडी में जान डालने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर जैनी का सफर आखिरकार खत्म हो चुका था। मौके पर पहुंची एक इमरजेंसी मेडिकल टीम ने डिफाइब्रिलेटर से एडलाइन के हार्ट को करंट देने का फैसला किया। हालांकि वो बिजली जो सालों पहले आसमान से गिरी थी, उसने उस वक्त लगभग 50 करोड़ वोल्ट का करंट पैदा किया था, लेकिन इस बार मेडिकल टीम ने सिर्फ 750 वोल्ट का करंट बनाया और एडलाइन की बॉडी में पास कर दिया। देखते ही देखते एक करिश्मा हुआ। एडलाइन की सांसें वापस लौट आईं। आगे के इलाज के लिए उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां घंटों चले ट्रीटमेंट के बाद जब आखिरकार एडलाइन को होश आया तो उसने अपने सामने एलिस को खड़ा पाया। मौत के मुंह से लौट कर आई एडलाइन ने उस पल एलिस के सामने खुद को एडलाइन बताने में जरा भी देर नहीं लगाई और उसने उसके सामने अपने सारे सच खोल कर रख दिए। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही अपनी मां का पता लेने आई फ्लेमिंग के हॉस्पिटल पहुंचने तक काफी कुछ बदल चुका था। वहां एडलाइन ने उसे अपनी बातों वाले एलिस से मिलवाया। अब जाहिर सी बात थी कि फ्लेमिंग को देखकर कोई कैसे कह सकता था कि वो एडलाइन की बेटी हो सकती है, इसलिए एलिस के सामने उसने खुद को एडलाइन की दादी बताना ही बेहतर समझा। लेकिन जब एडलाइन ने उसे बताया कि वो एलिस को अपने बारे में सब कुछ बता चुकी है, तो ये सुनते ही फ्लेमिंग की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे और वो एलिस को गले लगाने से खुद को रोक ही नहीं पाई। दूसरी तरफ विलियम ने कैथी के साथ बिताए 40 साल और उससे मिली खुशियों को अपनी खुशनसीबी मान धूमधाम से अपनी शादी की 40वीं सालगिरह मनाई। विलियम एक समझदार इंसान था, इसलिए वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। एडलाइन के साथ हुए उस हादसे को बीते 1 साल होने को आया था, लेकिन इस बार समय का पहिया कब घूमा पता ही नहीं चला। फ्लेमिंग अब एडलाइन और एलिस के साथ आकर रहने लगी थी। हंसती खिलखिलाती एडलाइन ने कैमरा से फिर से दोस्ती कर ली थी। रीस जैसा दिखने वाला एक नया मेहमान भी घर आ चुका था और एलिस, उसे तो मानो अपने सपनों की दुनिया ही मिल गई थी, क्योंकि अब वो एडलाइन के साथ जी भरकर घूम जो सकता था। उस शाम भी एलिस और एडलाइन बाहर घूमने ही जाने वाले थे। जिस शाम निकलने से पहले खुद को शीशे में निहारने आई एडलाइन को अपने बालों में एक सफेद बाल दिखा। 750 वोल्ट के करंट के उस झटके ने एडलाइन को उसकी नॉर्मल लाइफ वापस लौटा दी थी। लेकिन एक और मजे की बात देखिए, डेला C1981 नाम का वो कॉमेट जिसका विलियम को एक अरसे से इंतजार था, वो भी वापस लौटा, मगर अपने वक्त से लगभग 50 साल बाद। हाँ जी, कहानी अच्छी लगी? तो एक बात बताइए, अगर आप एडलाइन की जगह होते और उम्र न बढ़ने का करिश्मा आपके साथ हुआ होता, तो आप क्या करते?